इसको बारीकी से देखेंगे तो राजद समर्थक ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व पाएंगे। तो ये इलीगल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, ये जो शराब की तस्करी है, तो ज़्यादा उनके द्वारा किया जाता है, उनके समर्थक के द्वारा ही किया जाता है। बात फैक्ट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम दूध के धुले हैं चाहे कोई कुछ है। हो सकता है कि कुछ लोग इधर के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी हम लोग को नहीं है। और ऐसे ऐसे कोई भी लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, कितना बड़ा रसूख है समाज में उनका, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर वो जो सप्लाई चेन है, जो इस तरह के स्टॉकिस्ट होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, और ऐसे लोग अगर चिन्हित किए जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे, तो उनको बड़ी सज़ा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार के एक तरह से समझिए कि संकल्प है कि हम बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करें और कड़ाई से लागू हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। इन दिनों बिहार में जहरीली शराब से काफ़ी मौत हो रही है, कैसे देखते हैं? बिहार में शराबबंदी है और माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसी सोच के तहत, इसी परिकल्पना के तहत शराबबंदी बिहार में लागू की है कि शराब से अगर किसी को नुकसान होता है तो गरीब तबके को होता है। ऐसा तबका जो रोज़ खाता है, कमाता है और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करता है, उसको और उसी पैसे बचा के बच्चों को पढ़ाने में काम करता है। लेकिन जहाँ शराब का सेवन लोग करते हैं, वो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके बच्चे मज़दूर हैं, वो खुद मज़दूर हैं, वो मज़दूर बन जाते हैं। और यही कारण से बिहार में शराबबंदी हुई है। लेकिन समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून को नहीं समझते हैं और कानून के तोड़ने में लगे रहते हैं। ऐसे ही लोग शराब की तस्करी कर के और किसी तरीके से जहरीली शराब लोगों के बीच में आता है। और दुखद घटना जो घटा है, मैं उन पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं पूरे समाज के सभी लोगों को, खास करके गरीब भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे कम से कम लोगों को सबक लेना चाहिए। शराब से दूर रहिए। और शराब आपके जीवन को ख़राब कर रहा है, शराब आपका जनरेशन को ख़राब कर रहा है, शराब आपकी तरक्की को रोक रहा है। इसलिए बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी इसके पीछे है, सरकार पूरी तरह से छानबीन करेगी। और जो इसके पीछे हैं, जिसके कारण से इस तरह की घटना हुई और दुखद लोगों की मौत हुई है, हम समझते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बहुत दिन के बाद ऐसी घटना हम लोग को सुनने में आया है, मुझे भी दुख है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पार्टी के लोग भी वहां पर जाएं, उनसे मिलें और हर संभव हम लोग की तरफ से जो मदद होगा वो मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंत्री जी, सवाल यह है कि एनडीए ने आरोप लगाया कि कुछ आरजेडी के लोग हैं जो इस तरह का तस्करी करते हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से आरोप है कि इसमें कुछ एनडीए के नेता हैं, वही लोग इस तरह का शराब, जहरीली शराब का जो है खेप जो है खरीदते हैं और लोगों के बीच देते हैं। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जग जाहिर है। एनडीए के लोग कैसे हैं या महागठबंधन के सपोर्टर कैसे हैं, दोनों तरफ आप अगर तुलना कीजिएगा तो उनके सपोर्टर बहुत ही उग्र हैं। उनके सपोर्टर गमछा बांध के चलते हैं, उनके सपोर्टर लाठी लेके चलते हैं। और आप आए दिन देखेंगे घटनाक्रम, अगर आप देखेंगे थानों की आप छानबीन करें तो ज़मीन से संबंधित जितने भी समस्याएं होती है उनके समर्थक के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। जब पटना में ही देखेंगे तो पटना में आपको दर्जनों ऐसे समस्या मिल जाएगी, ज़मीन की समस्याएं, ज़मीन का कब्जा हो, चाहे ज़मीन किसी और का कब्जा, किसी और का, चाहे हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन पर वो खुद बनाए हुए हैं। तो आप अगर इसको बारीकी से देखेंगे तो राजद समर्थक ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व पाएंगे। तो ये इलीगल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, ये जो शराब की तस्करी है, तो ज़्यादा उनके द्वारा किया जाता है, उनके समर्थक के द्वारा ही किया जाता है। बात फैक्ट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम दूध के धुले हैं चाहे कोई कुछ है। हो सकता है कि कुछ लोग इधर के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी हम लोग को नहीं है। और ऐसे कोई भी लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों,
कितना बड़ा रसूख है समाज में उनका, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर वो जो सप्लाई चेन है, जो इस तरह के स्टॉकिस्ट होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं और ऐसे लोग अगर चिन्हित किए जाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे, तो उनको बड़ी सज़ा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार के एक तरह से समझिए कि संकल्प है कि हम बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करें और कड़ाई से लागू हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हर साल इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती है। बीच में कुछ जो है इसका संख्या कम हो रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़्यादा संख्या में इस तरह की चीज़ें। देखिए, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? हमने बताया ना कि कानून कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून। पुलिस प्रशासन भी इसके चपेट में है। देखिए, कहीं छुटपुट घटना ऐसी होगी, कहीं पर ऐसे ऐसे उदाहरण होंगे, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आदतन किसी को इस तरह के आदतन होता है जो कोई समाज में कुछ नहीं करते हैं, उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये काम हम करके कुछ दिन जेल चले जाएंगे, हम क्या फ़र्क पड़ता है, और एक काम करते हैं। लेकिन सरकार उनको भी टैकल करने के लिए कोशिश कर रही है, तैयार है, और पूरी तरह से सरकार सक्षम है। जो विभाग है वो भी काम कर रहा है, पुलिस महकमा भी काम कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हम लोग की कोशिश है और हम लोग चाहते हैं कि शराब पूरी तरह से बंद हो, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की है। और निश्चित तौर पर ये बुराई है और ये बुराई को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि गरीब हो जाता है इससे। बड़े लोगों को अगर लोग को शौक़ है, अगर इस तरह के काम करते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझदार हैं और वो एक लिमिट में पीते हैं। गरीब आदमी शराब नहीं पीते हैं, शराब उनको पीता है, उनका जीवन ख़त्म हो जाता है, उनका ख़ानदान ख़त्म हो जाता है, उनकी तरक्की रुक जाती है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगा, खास करके गरीब भाइयों से, कि इससे दूर रहिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए, समाज में आप भी योगदान कीजिए इस समाज को बनाने में, क्योंकि आप भी इसी समाज के अंग हैं। बिल्कुल, जगह जगह नशा केंद्र भी खुला हुआ है, जगह अगर नहीं होता है तो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं निश्चित तौर पे। सवाल अब हमारा यह है कि बिहार में उपचुनाव को लेकर के घोषणा भी हो गई है, एनडीए की ओर से सीट भी फाइनल कर दिया गया है, लेकिन उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किए गए हैं। जो इमामगंज की सीट है वो सीट हम पार्टी के खाते में गई है, पहले भी आप ही का था, इस बार भी आप वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवार की घोषणा कब होगी और कौन होंगे? कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, क्या है, सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए, अभी कोई तय नहीं हुआ है। किसी विषय पर टिप्पणी करने से पहले अगर कोई जानकारी हो, पुख्ता जानकारी हो, तभी बोलना चाहिए। अभी हमारी पार्टी की कल संसदीय दल की बैठक है पटना में, और हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी कल आ रहे हैं, और हम लोग बैठेंगे। बैठ कर नाम 5 नाम हमारे पास है, सभी नामों पर विस्तृत चर्चा होगी। और की ज़्यादा पकड़ है, निश्चित तौर पर वो हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का क्षेत्र रहा है। 9 साल उन्होंने काम किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया, आज भारत के मंत्री हैं। तो एक अलग ही अपेक्षा आकांक्षा वहाँ के लोगों को है हम लोग के प्रति, और हम लोग का भी एक स्नेह है कि वो ऐसा क्षेत्र रहा है, फर्टाइल क्षेत्र रहा है, जिस क्षेत्र में हम लोग की पहचान दी है। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को कोई जानता है तो विधानसभा में पहली बार उस पार्टी का खाता खुला है तो इमामगंज से खुला है, और उस इमामगंज की धरती का इतना पूर्ण प्रताप है कि आप देखिए, भारत सरकार के मंत्री हैं, हम भी उसी इमामगंज के कारण आज हम बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो कहने का मतलब कि इमामगंज हमारे दिल में बसता है, और इमामगंज में हम बढ़िया कैंडिडेट देंगे, एक ऐसा कैंडिडेट देंगे जो हम लोग के दिल में रहता है, हम लोग के बगल बीच में रहता है, और वो कैंडिडेट पार्टी के लिए रहेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेगा, और इमामगंज की जनता को सेवा करेगा। इसकी विवेचना और इसकी हम लोग सब मिलकर बैठ तय कर लेंगे। कल रात तक हम लोग तय करेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद घोषणा करेंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब सब पूरे एनडीए का घोषणा हो तो उसी दिन भी हम लोग घोषणा करें। निश्चित रूप से सवाल अभी है कि यह उपचुनाव जो है सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2025 का, क्या प्रतिष्ठा एनडीए बचा पाएगी? देखिए, हम 4 सीट जीत रहे हैं। अब ये तो सवाल उनसे करना चाहिए, जन सुराज वालों से, जो कह रहे हैं कि हम 4 जीत के दिखा देंगे, अभी ही दिखा देंगे। देखते हैं कि क्या स्थिति है, कितना नंबर 5000 वोट से ज़्यादा बढ़ पाते हैं कि नहीं कोई सीट पर। ये तो उनके लिए लिटमस टेस्ट है, हम लोग के लिए तो कोई बात नहीं है। पहले भी जीते हुए थे और आगे भी जीतेंगे। जनता में विश्वास है, जनता के लिए हम काम किए हैं, जनता के बीच में हम रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं पर कोई नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत 13 तारीख को चुनाव होना है। 13 तारीख के बाद जो 23 को रिजल्ट आएगा, उसमें एनडीए सभी सीटों पर जीतेगी। 3 सीट महागठबंधन के पास थी, 1 सीट जो है एनडीए के पास थी इमामगंज। कैसे ही आप लोग उस चुनौती को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, जब उस समय की बात थी जब महागठबंधन ने जीता था, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं,
आज की परिस्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जनता का विश्वास एनडीए के तरफ है और वो जनता के विश्वास के हम बल पर कह रहे हैं कि हम लोग इस बार चुनाव चारों सीट पर जीतेंगे। आप देखे होंगे कि लोकसभा में 30 सीट हम लोग जीते हैं। लोग कितना कह रहा था कि ये स्थितियाँ रहेगी, कुछ हम लोग की तरफ से सीट सिलेक्शन में दिक्कत हुआ है, कुछ ऐसी परेशानी हुई जिस कारण से हम 4-5 सीट और नहीं जीत पाए, लेकिन वो कोई बात नहीं है। हम उसके बाद भी अगर विधानसभा को आप देखेंगे तो 167 सीट हम विधानसभा में लीड किए हैं। इसका मतलब है कि बहुमत से हम कहीं बहुत ज़्यादा हैं और आने वाला 25 में आप देखेंगे कि ये संख्या 190 और 200 के आसपास होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट फिक्स कर दिया 220 का, हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसके आसपास ज़रूर रहेंगे, ये बात हम बताते हैं। 25 में भारी बहुमत से, बाकी कोई नहीं रहेगा और उसकी झांकी आपको ये 4 विधानसभा में मिलेगा। झारखंड में क्या आप लोग करेंगे, समर्थन करेंगे या फिर आपने तो कहा था कि हम चुनाव भी लड़ेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग सारी संभावनाओं पर, जितनी भी संभावना है उस सब पर हम विचार कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कुछ कार्यकर्ता हमारे पास आए हैं, तो हो सकता है कि हम 1-2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी भी बातें ख़त्म नहीं हुई है, बात अभी चल रही है। बात जब एंड होगा उसके बाद हम बता पाएंगे। 2 से 3 दिन और रहने दीजिए, कल के मीटिंग के बाद भी उसकी भी क्लैरिटी आपको हम कर देंगे। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे, हमारा बगल का क्षेत्र है, हमारा आधार भी है, तो हम लोग भी चाहेंगे कुछ न कुछ जोड़ आजमाइश किया जाए ताकि हमारा कार्यकर्ता का निर्माण हो और हम लोग वहाँ भी आने वाला समय में अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएँ। एक अंतिम सवाल रहेगा कि भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? काफ़ी सियासत हो रही है। देखिए, हम समझते हैं कि उनका ये व्यक्तिगत यात्रा है और वो किस परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं, उनका अपना फ्रीडम है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और मेरी शुभकामना है, मैं तो एक शुभकामना ही दे सकता हूं कि जिस मकसद के लिए, मकसद उनका अच्छा ही होगा, जन कल्याण का ही मकसद होगा, तो जिस मकसद के लिए वो निकले हैं, निकलने वाले हैं, वो मकसद पूर्ण हो, जनता में सद्भावना बनी रहे, सद्भाव शांति बनी रहे और मैं तो यही कहता हूं। और उनका व्यक्तिगत अपनी यात्रा है, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं उस पर कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत तौर पर वार्ता नहीं हुई है किस कारण से निकाल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने नाम बताया तो हम समझते हैं कि शांति और सद्भाव के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, राज्य की एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, राज्य की अखंडता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का। कई सवाल थे, क्या आप सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।